दोस्तों आज हम ये आए हैं रायपुर का वालफोर्ड सिटी है। यहाँ पे पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर अग्रवाल जी का निवास है। मेरे साथ हैं अजय अवस्थी जी, प्रसिद्ध साहित्यकार, और इनके मार्गदर्शन पे मैं यहाँ तक पहुँचा। किशोर अग्रवाल जी की कुछ दिन पहले ही रायपुर में किताब की विमोचन हुआ था, जिसका नाम था गंधार नरेश शकुनी। तो उस गंधार नरेश शकुनी की किताब के ऊपर में उनके विचार और उनके लिखने की क्या प्रेरणा थी, क्या चीज़ें थी, इसको जानने के लिए मैं आज अवस्थी जी के साथ में अग्रवाल जी के यहाँ पहुँचा हूँ। तो अवस्थी जी, थोड़ा सा बातें भी हो और चल ये भी बताओ कि आप जब यहाँ पे लाए हैं तो अग्रवाल जी के बारे में आप और कुछ हमें बताएं, जी, हमारे जी, जी। दर्शकों को। बाकी बातें तो अग्रवाल जी से नर करेंगे ही करेंगे। नरेंद्र जी, क्या है, अग्रवाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम्म। अभी आपने साहित्य की चर्चा की, हाँ। लेकिन अग्रवाल जी बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। अच्छा। उनकी पेंटिंग्स बहुत प्रोफेशनल है हम्म। और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो हम्म। उनका एक चित्रकार पक्ष भी है, साहित्य भी है, और वो थियोसॉफी सोसाइटी से जुड़े हैं। तो धर्म दर्शन में भी उनको गहरी रुचि है। मतलब एक पुलिस वाला आध्यात्म भी है, अध्यात्म भी है, चित्र में कला में भी है, चित्रकार भी है और साहित्य साहित्यकार भी है। तो और प्रशासनिक अनुभव भी है। तो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। निश्चित निश्चित तो है। आज हमारा सौभाग्य है कि उनसे समय लेके हम उनके निवास पर पहुंचे हैं। जी। मुझे खुशी है कि आप अपने चैनल में हम्म। उन्हें ले रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं किशोर अग्रवाल जी के पास में, चर्चाएं करते हैं और जानते हैं उनका पुलिस का कार्यक्षेत्र कैसा रहा, फिर उन्हें अध्यात्म की ओर कैसे रुख किए और चित्रकला और साहित्य की ओर उनका रुझान कैसे हुआ। इन तमाम पहलुओं पे मेरे साथ बात करेंगे किशोर अग्रवाल जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार 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 गौरव साहब। आइए आइए। तो चलिए चर्चा होगी, लेकिन मैं तो आपको उस दिन वृंदावन हॉल में देखा जब जी आपकी एक किताब का विमोचन था, गंधार नरेश शकुनी। जी थोड़ा सा उस किताब को मैंने पढ़ा भी, भावों को समझने का काफ़ी कुछ प्रयास किया। बाकी भाव मैं आपको समझूंगा जो दर्शकों को बताया जाएगा, और बेहतर जी हो कि आपकी जुबानी बताया जाए। पर जी उसके पहले जब यहाँ पहुँचा हूँ तो अजय भाई ने एक और बात बोली कि आपको चित्रकला का भी बड़ा शौक है जी और आप जी एक अच्छे चित्रकार हैं, पेंटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा पेंटिंग अगर आप हमें दिखा दें तो फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ तो यहाँ लगी हुई हैं, जी। तो ये देख लें हम्म। और कुछ आपको दिखा देते हैं। चलिए पेंटिंग आपकी हाँ और जी। की देख लेते हैं। तो किशोर जी, सबसे पहले आपकी चित्रकला तो हमने देखी, जी बड़ी नायाब पेंटिंग आपके पास में है और आपने बड़े अच्छे से किया है, वाटर कलर, और साथ ही साथ में आपने की ऑयल पेंटिंग भी, हाँ, एक्रेलिक भी है उसमें। एक्रिलिक भी है उसमें। हाँ जी तो है, मगर मेरा थोड़ा सा अभी पेंटिंग की ओर फिर से दोबारा चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं किताबों की ओर कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको साहित्यकार के रूप में ही देख पाया, जी चित्रकला तो जी अभी और देख रहा हूँ। जी। आपकी 3 किताबें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ जी, 4 हैं ये। अच्छा, चौथी, अच्छा उधर हाँ देखिए एक, ये हाँ हाँ मैं ये। बस, अच्छा बस यूं ही नहीं देख पाया था, यूं ही हो जी गया हाँ जी जी पर सबसे पहले मैं जिगरा कर लूँ आपकी शकुनी की कैरेक्टर के ऊपर में, जी बीच में रखी है, फिर करता हूँ। जी ये शकुनी का जो कैरेक्टर, महाभारत में तो बहुत सारे पात्र हैं। जी यूं कहूँ कि कोई नायक है तो ये कहना गलत हो जाएगा कि नायक केवल एक ही है, वो कृष्ण है। जी। मगर शकुनी का कैरेक्टर आपको क्यों प्रभावित किया? देखिए, काफ़ी समय से हम्म। महाभारत जीवन के विभिन्न पहलुओं में आता रहा और इतना आश्चर्यजनक इतिहास है वो भारत का, हम्म। जो एक युग विशेष की घटनाओं के बावजूद हम्म। आज की तारीख में भी वो बिल्कुल सामयिक है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। लोगों का बातचीत, बर्ताव, व्यवहार वही चल रहा है। हम्म। इसी के बीच में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी देखा, आम अपने ज़िंदगी में भी देखा हम्म। कि हम बड़ी जल्दी लोगों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। हम्म। किसी व्यक्ति को उसकी ख्याति से पकड़ने लगते हैं, हम्म। भले ही आपको उसका कोई निजी अनुभव ना हो। ठीक है। शकुनी का जो एक चरित्र है महाभारत में, हम्म। आप देखेंगे कि अगर कथा को श्री कृष्ण पॉजिटिव वे में आगे ले जा रहे हैं, हम्म।
तो उसके पैरेलल शकुनी खड़ा है जो उसकी निगेटिव सारी योजना को क्रियान्वित भी करता है, प्लानिंग भी करता है और उनको प्रैक्टिकली सामने लाता भी है। बिल्कुल। परंतु कहीं ये बात महाभारत में पढ़ने में भी आई और जो कोरोना काल में महाभारत जब सीरीज चल रही स्टार्ट थी दोनों हुआ। प्रकार की, तो बाय द वे देख लेते थे कभी कभी। तो जी। उसमें कहीं एक जगह कृष्ण ने कहा हम्म। कि अ, अगर इस महाभारत में हम्म। या इस पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति मुझको चैलेंज दे सकता है तो वो शकुनी है। ठीक है। मैंने किसी सीरियल में ये भी देखा कि वो और चरित्रों पे तो बहुत भारी हैं, शकुनी के साथ उन्होंने प्रभास क्षेत्र में गेंद खेलते हुए दिखाया। ठीक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के साथ खेलने की भूमिका में हो, उसका चरित्र कितना अंदर से मगर विशाल होगा। किशोर जी ठीक है, कृष्ण के साथ तो उसने एक तरह से चैलेंज किया। और महाभारत की पुरुष में कहें तो दो ही पात्र हैं, शकुनी और कृष्ण। पूरा महाभारत द्वंद्व जो है, कहा जाए दोनों ने ही खेला है। लेकिन एक बात होती, जिस महाभारत में शकुनी को एक कहा जाए विलन के रूप में प्रस्तुत किया गया, षड्यंत्रकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, उसे आपने केंद्रीय पात्र बना दिया। वही मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था कि हम जजमेंटल होते हैं। हमको शकुनी का जो पहलू कथा में दिखाई दिया और सीरियल भी कह लीजिए, सीरियल में दिखाई सीरियल दिया, में दिखाई दिया, लोगों ठीक है। तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचा है। बड़ी जल्दी हमने उसको एक कपटी मामा, धूर्त मामा और पांडवों को दुख देने वाला इस रूप में देखा और हमने देख लिया कि ये आदमी गड़बड़ है। अगर ये नहीं हो तो हमारे पांडव सुरक्षित हैं चलिए, और उसका क्या एक चरित्र ये बन गया जो है। पूरा चरित्र केवल महाभारत से है? कुछ ऐसा पुलिस विभाग में रहते रहते कोई ऐसा किरदार भी तो नहीं था कि धूर्तता का दिखाई दिया हो तो आपको शकुनी की याद आई हो और जी फिर आप जी अभी अभी आपने किताब में दे दिया हो तो जी नहीं, मैं वही मेरी बात आपने कह दी कि मैंने देखा कि बहुत सारे बदमाश, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका एक जाहिरा चरित्र था, जब हम उनकी हिस्ट्री में गए, जब उनको अंदर से देखा तो पता लगा कि उनके अंदर भी इंसानियत है, मानवता के गुण रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी उसके साथ जुड़ी कि वो आज जो दिख रहा है वो बना। तो शकुनी के लिए भी मन में जिज्ञासा थी, तो मैंने इसको खोजना शुरू किया। जो भी चीज़ें उपलब्ध हुई तो मैं एक तरह से फ्लैशबैक में गया अब हाँ, शकुनी के। ठीक है। वहाँ मैंने देखा कि ये एक बड़े शांत और बड़े स्थापित राज्य का राजकुमार, सुबल का लड़का सबल का लड़का, और बिल्कुल। सुदीर्घा इनकी सुधर्मा इनकी माँ, वो अपने से राज्य में सेना भी नहीं रखते थे बिल्कुल। कि उनका किसी से झगड़ा नहीं है। तो सेना का भी खर्च नहीं था, न इनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा थी और आराम से अपना जीवन जी रहे थे। ठीक। वहाँ पर हमारे महाभारत के पितामह भीष्म इनके प्रदेश में पहुंच करके और इसकी बहन का हाथ मांग लेते हैं अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए। और ये एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने एक छोटे से टीले के रूप में थे, तो उसका प्रतिकार ये कर नहीं सकते थे। उस दुखी मन और विवशता की स्थिति में अपनी एक खूबसूरत बहन जो अंधेरे से डरती थी, उसकी शादी एक अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से इसके पिता को करनी पड़ी। ये मन से तैयार नहीं था और उस दर्द को इसने भीतर से महसूस किया कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके एक दबाव में समाज की एक व्यवस्था के अंतर्गत उसका एक तरह से अपहरण सा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, उसमें इसने आपने प्रतिज्ञा ये ली हाँ, प्रतिज्ञा ले ली कि कि मैं इस भीष्म और इसके वंश का नाश नाश करूंगा। कर दूंगा। चलिए, क्या आम जीवन में ऐसी भी चीज आपको देखने को मिली पूरे पुलिस की जो आपका समय गुजरा है, जो कार्य क्षेत्र रहा है, जब आप कुछ अपराधियों के साथ इंटरेक्ट हुए होंगे, जी। उनकी भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो क्या जो अपराध हो रहे हैं, अपराधियों को आप पकड़ते हैं, तो क्या कभी लगता है कि उनके पीछे भी, अपराध करने के पीछे कुछ शकुनी जैसा प्रतिशोध की भावनाएं पैदा हुई, इसलिए भी ज्यादा मैं अपराधी तो बने हैं? ये कहूँगा
कि हम अगर आदतन 15-20% अपराधियों को छोड़ दें हम्म तो अधिकांश जो अपराधी होते हैं हम्म उनको परिस्थितियां ही जन्म देती हैं। परिस्थिति जन्य ही होते हैं। तो अग्रवाल जी, किताबों की आपकी 4 है, काव्य संकलन भी है, कहानी भी आ गई। मैं बात चलता हूँ शकुनी की ओर। जी, शकुनी केंद्रीय पात्र आपको क्यों लगा? क्या चीज शकुनी में आपको फिर ऐसा दिखाई दिया? क्या शकुनी कहना चाहता है जो आप समझ पाए हैं, जो गंधार नरेश में ले आए हैं आप? शकुनी एक प्रतिशोध से भरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है। उपन्यास में आप पाएंगे कि सनय सनय हम्म वो पश्चाताप से भी भर रहा है। हम्म ठीक है। हाँ है। मानवीय संवेदना के रूप में अपनी बहन के लिए बाद में शकुनी का परिवार भी इस गलतफहमी में नष्ट कर दिया गया कि गांधारी विधवा थी और विधवा की शादी धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र हुई, से हुई, बिल्कुल। जबकि वो उसकी कुंडली में किसी खराबी की वजह से हम्म कि प्रथम पति इसका मरेगा, जी हाँ। उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक बलि पशु बकरे से विवाह करा के उसकी के बलि दी बलि गई थी, देते हैं बिल्कुल। ताकि वो टेक्निकली पहला पति हम्म विधवा हो जाए। वो उस तरह की विधवा थी। चलिए, ये कहानी पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, जो कि किताब की ओर झुकेंगे, झुकाव होगा। मैं ये कह रहा था कि शकुनी जो है हम्म वो अपनी योजना जो कौरवों को उसको नष्ट करना था उसमें चलता हुआ कामयाब तो होता जाता है, हम्म परंतु कहीं ठिठकता है। दिखता है देखिए। ठिठकता है और अच्छा चलो, एक चीज पूछता, जैसे कि ये भी दिखाया गया है कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र, खास करके दुर्योधन से बड़ा लगाव रखता था। हाँ हाँ दुर्योधन उसका सबसे अच्छा भांजा था। मगर यहाँ पे जो किताब आप ही पढ़ रहे हैं, उस किताब में ये लगता है कि वो तो केवल दुर्योधन को नष्ट करना चाह रहा था। तो सच्चाई क्या होती है आपके हिसाब से, कि दुर्योधन उसको प्यारा था या दुर्योधन उसका मोहरा था? दोनों बात हैं, तो दोनों बात हैं। एक तरफ तो वो दृढ़ है हम्म कि वो कौरवों का नाश करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अपनी बहन से प्यार भी करता है अथाह प्यार था। और बहन के जाए बच्चों से हम्म उसमें एक स्वाभाविक मोह हम्म उत्पन्न हो गया था। जी। बाद में हाँ हाँ। वो अपने भांजे भांजियों को हम्म प्यार करने लगा था, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करता था कि उनके नष्ट होने में उसको कोई आंतरिक पीड़ा हो। दोनों, वो बड़े विचित्र चरित्र को जी रहा था। बिल्कुल। वही बात उभारने की कोशिश की है कि मन स्थिति शकुनी की क्या थी हम्म और वो किन उतार चढ़ावों में चलता रहा, कैसे अपमानित होता रहा, जी। कैसे अपमान को जीता रहा, हम्म अपने परिवार की मृत्यु को सहता रहा, हम्म अपनी बहन के रोज होने वाले अस्वीकरण को सह सह करके रहा था। और हंस करके रहता रहा। दूसरी तरफ वो एक बड़ा कूटनीतिज्ञ है जिसने एक दूसरे सर्वथा संपन्न राज्य में हम्म कैसे अपने लोगों को फिट किया, हम्म कैसे उस राज्य की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण नियंत्रण स्थापित किया, किया, बिल्कुल। कैसे सारी सूचनाएं जो हमारा पुलिस में इंटेलिजेंस होता है जी। कैसे उसके हाथ में आ गया। ये सब चीज़ें भी इस किताब में देखने को। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपकी किताबों के बारे में, आपकी चित्रकारी के बारे में हमने बात कर ली। अब आज इधर पे आया, आपके साथ बैठा हूँ, तो आपकी कुछ ये लगी है सर्टिफिकेट। आप राष्ट्रपति अवार्डेड हैं पुलिस जी महकमा से। डॉक्टर अब्दुल कलाम, महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन भारत के, उन्होंने आपको अवार्ड दिया था। तो ये पुलिस विभाग की थोड़ी सी अचीवमेंट के बारे में आपसे भी हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए, कि जी अवार्ड कैसे प्राप्त हुआ आपको और आपका पुलिस विभाग का कार्यकाल कैसा गुजरा। जी जी। पहले तो मैं अवार्ड से चालू करें। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा सिलसिले में हाँ। बताता हूँ कि मैं रेवेन्यू सर्विसेज छोड़ के पुलिस में आया क्या और बात बड़ी कर रहे हैं? उम्मीदों से आया। रेवेन्यू विभाग को छोड़ करके आप पुलिस विभाग में पुलिस आए? में आया जहाँ मैं। जहाँ ज्यादा पैसा था उसको छोड़ दिए? नहीं, पैसे की बात नहीं थी, वर्दी का आकर्षण था। अच्छा, वर्दी का आकर्षण था, पैसे का वर्दी नहीं का था। आकर्षण था बचपन से ही। अच्छा। और वैसे तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं आजमाइश के तौर पे कह लूँ या एफसीआई में भी कई साल काम किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ फूड कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ में, इंडिया में, फिर राइट। रेवेन्यू में पीएससी से आया और 8 एक साल रेवेन्यू में रहने के बाद फिर मैं पुलिस में आया।
अच्छा ये बताओ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको वर्दी का अट्रैक्शन था, जी। तो ये अट्रैक्शन आपको कब आया? शुरू से अट्रैक्शन था, कोई घर में पुलिस में था? आम तौर पे बनिया लोग जो हैं वो शरीर से कमज़ोर रहते हैं और साहस भी नहीं रहता। हाँ। तो एनसीसी जब लगी तो मुझे बड़ा आनंद आता था कि एनसीसी में कपड़े वपड़े पहनो तो पर्सनालिटी निखर जाती थी। अच्छा। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे वर्दी वाली सर्विस ज्वाइन करनी जॉइन चाहिए। कर, ओके। पर सिलेक्शन रेवेन्यू में हुआ तो रेवेन्यू की सर्विस करने के साथ साथ में ट्राई करता रहा और डीएसपी हुआ। और डीएसपी होने के बाद में मैंने सागर बिलासपुर में ट्रेनिंग की, दतिया ग्वालियर इस एरिया में काम किया, फिर दुर्ग में भी आया। फिर काम अच्छा लगा मुझे। हालांकि थोड़ी सी बदनामी पुलिस के साथ चलती है। आप चाहे कितनी भी निष्ठा से काम करें, अधिकारियों की नज़र में भी और जनता की नज़र में, दोनों तरफ से आप टंगे रहते हैं, पर आप प्रूफ होने लगते हैं। सबसे बड़ा सुख आता है कि आपको खुद को कैसा लग रहा। तो आप कुछ किसी को मदद करने की स्थिति में अगर हैं और मदद कर देते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है। ठीक है। तो वो चीज़ चलती रही, अधिकारियों को भी समझ में आया। फिर मैं पीएचक्यू आ गया। मेरा पुराना रिकॉर्ड जो था वो अधिकारियों ने जज किया, तो इनको लगा कि ये राष्ट्रपति पुरस्कार के लायक है। तो इनने साइटेशन भेजा यहाँ से और पहली बार मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ से मिला। चलिए, अभी आपने एक बात फिर कही। दूसरा पुरस्कार मुझे प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी के माध्यम से प्रेसिडेंट दोनों साहब के समय दोनों मिला। यहाँ पे। तो एक होता है हमारा इंडियन पुलिस मेडल, हम्म, वो भी प्रेसिडेंट देते हैं, और दूसरा होता है डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए जी, प्रेसिडेंट अवार्ड। प्रेसिडेंट अवार्ड। दोनों मुझे मिले हुए। चलिए, बधाई है आपको। अब अगले में आता हूँ, जैसे आपने कहा कि बनिया लोग को शरीर से थोड़ा सा कमजोर हाँ, पे हाँ, रहते हैं, पर बिल्कुल। आपको आकर्षित किया। तो बनिया लोग हर जगह पे उपलब्धि करते हैं, जी जी चाहे वो व्यवसाय हो, एकेडमिक में भी आ जाते हैं, तो अच्छे इंजीनियर अच्छे डॉक्टर भी आ जाए। और हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तो बनिया लोग का राज है, मेडिकल लाइन में भी जी जी। और इंजीनियरिंग के लाइन में भी वो है। मैं फिर कहता हूँ, आपने एनसीसी को पसंद कर लिया ड्रेसअप के लिए। बहुत से लोग तो पैसे के लिए डॉक्टरी और इसके लिए भी गए, इंजीनियरिंग। तो कभी आपको ये पेशा नहीं किया? क्योंकि जिस जगह से आप आ रहे हैं, बागबहरा से आप हैं, तो बागबहरा से काफ़ी डॉक्टर भी हैं इधर पे, जी। तो आपको वो जगह आकर्षित नहीं की? नहीं, कुछ चीज़ें आप खुद चयन करते हैं हाँ। और कुछ परिस्थितियां आपको चयन करवा देती हैं। हम्म। वो बहुत चॉइस आपके पास होती नहीं। जी। तो जो बेस्ट अवेलेबल होती है कोई चीज़, हाँ। जिन परिस्थितियों में आप वो ले तो लेते अच्छा, आप ये बताओ, आप जो पुलिस विभाग में आए, चाहे रेवेन्यू की बात हो, चाहे आप एफसीआई में गए, अब फिर आप डीएसपी के रैंकिंग में आए, तो आप ये अपनी चॉइस से आए थे या मजबूरी पे उठाया गया या धकेला हैं। हुआ नहीं, कदम देखिए, था? कुछ चीज़ें हर एक के साथ घटती हैं हम्म, और सहानुभूति अर्जित करने के लिए रोना रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल। पढ़ाई वगैरह सभी की, लगभग मध्यम वर्गीय लोगों की होती है। कोई कुछ पढ़ता, आपने जैसा अभी पूछा डॉक्टर हम्म। का भी जॉब है। मैं पढ़ना चाहता था, हाँ। एमबीबीएस जी। करना चाहता था। मेरे साथ एक डॉक्टर सत्यनारायण अग्रवाल बने हैं, मेरा बैचमेट, उस गंडई में प्रैक्टिस गन्ने में करते, प्रैक्टिस, हाँ, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं। हाँ। तो मैं भी बनना चाहता था, पर मेरे घर की परिस्थितियाँ इजाज़त नहीं देती थी कि मैं रायपुर आके पढ़ाई का खर्चा उठा लूँ। तो मैं फिर बीकॉम किया, वो भी बेमन से कि डॉक्टर पढ़ने वाला बच्चा कॉमर्स में बैठे, एक तो तौहीन लगती थी और मिसफिट रहा। फिर वो वहाँ मुझे फर्स्ट ईयर में पोजीशन मिल गई यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो अब बाध्यता हो गई, पढ़ना मजबूरी हो गई, उम्मीदें जाग गई। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मैंने पढ़ाई की। हम्म। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी में बीकॉम फाइनल में जी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया आप और गोल्ड मेडल मिले यूनिवर्सिटी मिला। टॉपर भी रहे जी हैं, जी आप जी यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे जी। हैं। चलो, इसी से बात हुई आपकी एकेडमिक की कि आप, ठीक है, बनना तो डॉक्टर चाहते थे, जी। डॉक्टरी की ओर किसी कारण से नहीं गए, पर एक सफल अधिकारी पुलिस जो है के आप बने, राष्ट्रपति अवार्ड की ओर ले गए। एकेडमिक की हो, अगर कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो लेकिन जब तक लिखित में ना हो तो मानते नहीं।
तो कुछ सर्टिफिकेट अगर आपके हो जाए कि हाँ इस ज़माने में आपको सर्टिफिकेट भी बड़े अच्छे मिले, जैसे आपने कहा कि अव्वलता आई थी विश्वविद्यालय में, तो एक सहेज लिया जाए, अरे कुछ पुरानी यादों को सहेज लिया जाए जो आपको अधिक उत्साह से भर देती हो आज इस उम्र में भी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो है उस समय, ये दुर्ग और बिलासपुर यूनिवर्सिटी अलग नहीं हुई थी, जी। और 46 कॉलेजेस के ऊपर हम्म ये यूनिवर्सिटी थी। और हमारे एकेडमिक करियर के लिए बड़ी अ, बढ़िया बात थी। इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की थी, जी। यूनिवर्सिटी ने। जी। एक मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं, हम्म जो मेरा मेरिट में जब मैं आया था, जी। तो ये देखेंगे आप कि मेरा प्रावीण्य, प्रवीण रविशंकर ये विश्वविद्यालय मेरा रायपुर की उस फर्स्ट समय क्लास की फर्स्ट आने बीकॉम का बीकॉम मुझे का ये फाइनल ईयर, मेरी राइट। यूनिवर्सिटी ने दिया। जी। और मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की थी, परंतु मैं मेरे घर से कुछ ऐसा ही परेशान सा हो के और उधर आसाम कलकत्ता की तरफ चला गया। उधर प्राइवेट बहुत दिन, 1.5 साल करीब काम करके हाँ हाँ। लौटा, फिर वो एफसीआई और रेवेन्यू सर्विस मतलब में आ कॉमर्स गया मैं। की ग्रेजुएशन करने के बाद आप। मैं फिर उधर चला गया, फिर मैंने पीजी नहीं की हाँ हाँ। और मैं इधर आ गया। अच्छा। और फिर एक चमत्कार घटा कि मेरे मन में कहीं कशिश तो थी हम्म। कि मैं अच्छा पढ़ नहीं पाया, मेरे साथी एम आगे काम नहीं। कर गए। फिर तो मैंने नायब तहसीलदार रहने के दौरान ला किया, अच्छा। तो ला पास हुआ, एलएलबी हो गया। हम्म। फिर भी पीजी नहीं था मैं। जी। तो और हमारी सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी ने सीनियर लोगों के लिए एक योजना बनाई कि अगर उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है हम्म। तो वो उसमें पीएचडी के लिए जी। रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जी। तो आई एम द ओनली कैंडिडेट जो विदाउट पीजी आई एम जी। रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी। जी। और मुझे वहाँ भी यूनिवर्सिटी में बड़ा वो मिला, जी। बड़ा सहयोग मिला। हाँ और हाँ। मैंने अपने पुलिस सब्जेक्ट पे ही जी। पीएचडी की। और मुझे मेरी ये देख रहा था मैं। ये सुंदरलाल शर्मा जी हाँ। मुक्त विश्वविद्यालय ने हाँ। डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर जो उपाधि है दी। मुझे अवार्ड की है, ये देखेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा किशोर भैया, एक चीज़ है, आप पुलिस विभाग में एक सफल अधिकारी रहे हैं। आपके पास जो सर्टिफिकेट आया राष्ट्रपति जी का, ये अपने आप में गवाही दे रहा है कि जी आपका पूरा पुलिस का कार्यकाल काबिल तारीफ जरूर रहा होगा। जी और किताब शकुनी का जो केंद्रीय पात्र आपने रखा है जी अपनी किताब में, वह कहता है कि कहीं ना कहीं आप मुजरिम को मुजरिम की तरह नहीं देखते थे, जी आप उनके मनोभाव को समझते थे, शायद उसी को उकेरने की कोशिश आपने अपनी किताब में की है। जी पूरे सफल कार्यकाल में और मुजरिमों के मनोभाव और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे उनको भी आपने करीब से पढ़ने की कोशिश की है, ऐसा आपकी किताबों में पढ़ करके मुझे लगा। जी। ट्रेनिंग में रहे हैं सब कुछ, तो कभी ऐसा लगा कि पुलिस विभाग में ये व्यवस्थाएं और सुधर जाती तो पुलिस विभाग और अच्छा होता? बिल्कुल। हम्म। संवेदना जब छूटने लगती है जी। तो मानवता की कीमत हल्की हो जाती संवेदना जब छूटने लगती है तो मानवता की कीमत है, हल्की हो हल्की हो जाती है, जाती क्या बात है। है। संवेदना, हम्म। आप जब इस डिपार्टमेंट में आते हो, हम्म। फ्रेशर, चाहे सब इंस्पेक्टर आए, डीएसपी आए, आईपीएस आए, जी। उस समय आप पढ़े लिखे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और बहुत सारे भावों से भरे हुए आते हो, हम्म। और हर एक में कूट कूट के संवेदना भरी हुई होती है। हम्म। उस वक्त वो कुछ कर गुजरने, की रहती कुछ है। परिवर्तन लाने हाँ। की स्थिति में होता है। बिल्कुल। कई लोग उसको बचा ले जाते हैं और हम्म। कायम रखते हैं। हम्म। मैं समझता हूँ कि समाज के लिए ऐसे ही व्यक्ति सबसे उपयोगी अधिकारी साबित होते हैं। हम्म। कुछ को विभाग को चलने लगता है, हम्म। और जैसे उनकी संवेदना हटी हाँ। तो उनके भीतर आदमी को परखने का जो उनका एक उनकी जो एक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। हम्म। अगर समाज में संवेदना के साथ अगर कोई अधिकारी हम्म। काम करता है हम्म। तो समाज ने पुलिस बनाई है, हम्म। तो बिल्कुल उस सही। समाज के लिए पुलिस तब काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पुलिस अपने लिए काम करेगी तो समाज पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल। चलिए एक प्रश्न मैं इसी में, अगर आपको अभी एक मौका दे दिया जाए, पुलिस का एक बार फिर से बड़ा अधिकारी जो नियम कानून बनाए जी पुलिस में सुधार लाने के लिए, जी। तो अग्रवाल जी को सबसे प्रायोरिटी वाली क्या चीज़ होगी कि जो सुधार दी जाए तो पुलिस का जो वर्दी है वो और चमकदार हो जाएगा?
तो कहीं आपको कमी खलती होगी। वैसे तो इसका उत्तर बड़ा तवील है, हम्म, परंतु नटसेल में अगर मैं कहूँ तो रिफॉर्म के इतने सुझाव पुलिस में इतने विद्वानों ने दिए हैं जी। कि आश्चर्य होता है कि जो सुझाव आज से 40 साल पहले दिए गए थे, हम्म, वही सुझाव आज भी दिए जा रहे हैं। हम्म। तो इनको लागू करने की जो निष्ठा है जी। और जो एक भीतर की इच्छा शक्ति है, हम्म, जिस दिन वो आ जाएगी, हम्म, उस दिन नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें विभाग में उपलब्ध हैं कि उन्हीं से ये पुलिस का जो स्वरूप अभी मैला है, ये जी। उजला हो जाएगा। रिफॉर्म के ऊपर में आपसे बात करनी है क्योंकि अभी तो एक मैं चर्चा जो में चाह साहित्य के रूप में आ मैं रहा जो था। जानना चाह बिल्कुल रहा अजय था भैया, मैं चाहूँगा अग्रवाल कुछ जी आप से, भी। हाँ। आपने बहुत अच्छे सवाल किए जीवन वृत्त पर। अभी उनसे हम जानना चाहेंगे। मेरी उत्सुकता है कि अग्रवाल सर का जीवन वृत्त भी दर्शकों के सामने आए हम्म, कि उन्होंने कैसे संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया। मेरा सवाल ये है कि आज थियोसॉफी सोसाइटी में अग्रवाल साहब बड़ी जिम्मेदारी का पद निभा रहे हैं। हम्म, छत्तीसगढ़ में रायपुर में एकमात्र थियोसॉफी सोसाइटी है जो धर्म दर्शन पर गहरे विषय ला करके उस पर चिंतन मंथन करती है, और अग्रवाल साहब के नेतृत्व में वो संस्था बहुत अच्छे से चल रही है। हम्म, मेरा सवाल ये था अग्रवाल साहब से कि सर, आप पुलिस एकेडमी में थे जहाँ क्राइम इन्वेस्टिगेशन निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, इन्वेस्टिगेशन करना और क्राइम साइड में जाना। अध्यात्म की शक्ति जो है वो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद ज़्यादा प्रबल हुई, या आप शुरू से उस शक्ति के साथ चलते रहे? वो क्या प्रभाव आपके जीवन में अध्यात्म और धर्म का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ा है? कुछ बता सकते तो हम दर्शकों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। चलो इसी पे एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ भाई के जी, साथ में जी, कि जिस विभाग में आप रहे हैं वो विभाग निगेटिविटी के साथ तो रहा है, लेकिन एक प्रेशर का भी बहुत रहा है, जनता का भी प्रेशर रहता है और ऊपर से अधिकारियों का, नेताओं का भी प्रेशर है जो हम लोग जानते हैं। जी। क्या धर्म और अध्यात्म में जुड़ाव आपको मदद करता रहा है? बिल्कुल, आदमी को, जैसा मैंने अभी संवेदना की बात की थी, हम्म, मनुष्य को मनुष्य बने रहने में हम्म, ये धर्म और अध्यात्म हम्म, दो ही चीज़ हैं जो आपको मनुष्य बनाए रखती हैं। बिल्कुल। नहीं तो आप कोई पद बन जाते हो, हम्म, कोई प्रतिष्ठा बन जाते हो, हम्म, या नोटों का पुलिंदा बन जाते हो। बहुत बढ़िया। सही बात, बिल्कुल। अगर मनुष्य को मनुष्य बने रहना है हम्म, तो धर्म को भी एक तरफ साथ लेके चलना पड़ेगा, हम्म, और आध्यात्म अगर आप में नहीं है हम्म। तो आप इस तरफ सोच ही नहीं सकते। अच्छा चलो छोड़िए, आप जब कभी ज़्यादा प्रेशर में आते रहे होंगे या टेंशन में आते रहोगे, ऐसा दौर तो हमेशा आया होगा पुलिस कई विभाग, बार, है ना? कई बार। तो उस दौरान आप क्या करते थे? कैसे उसको रिलीज कर पाते थे? गुस्सा भी बहुत आया होगा, मगर जी, पीना पड़ता है उस चीज़ को, कैसे? जब हम किसी भी प्रॉब्लम से हम्म, पर्सनल नहीं होते, जो कह रहा था कि यदि किसी भी तनाव की स्थिति में हम्म, आप अगर पर्सनल नहीं होते, आपको खुद का कुछ उससे लेना देना अगर नहीं है, हम्म, जी। और आप एक उपकरण की तरह उस समस्या को हल करने में लगे हैं, हम्म। तो तनाव नहीं आता। वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है। बिल्कुल। तनाव तब आता है जब आपके किसी प्रकार के हित हम्म, या कोई परिणाम के आपसे प्रति जुड़ा हो जुड़ जाए। बिल्कुल। और आपकी अपेक्षा हो, हम्म, तो वो तनाव आता है जब अनुकूल नहीं होता। लेकिन जब आप पर्सनल नहीं होते हम्म, तो आप उस तनाव से तो मुक्ति पा जाते हो, समस्या बिल्कुल, जैसी भी हल हो। कार्यशैली का ये बहुत अच्छा हाँ, तरीका लेकिन आपने। आप पर्सनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। हाँ, वही और थियोसॉफी सीधा के सीधा। गीता में भी कहा है हाँ, कि आप साक्षी भाव से हाँ, कार्यों को करता हुआ होता हुआ देखें, बिल्कुल, स्वयं करता न बने। बिल्कुल। आप करता कोई दृष्टा और है, है, करता कोई और है। सृष्टा जो है हम्म, वही करता है, बिल्कुल, आप निमित्त मात्र हो। तो आपको यदि किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है बिल्कुल। तो आप में तनाव नहीं आएगा। चलिए। थियोसॉफी के बारे में बोल रहा था सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था थियोसॉफी से आपको क्या, थियोसॉफी दे रही है आपको, या उससे क्या मिलता है? ऐसा कुछ उस संस्था के बारे में थोड़ा, आप क्योंकि जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ। जी। थियोसॉफी के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे स्वामी जी जो हैं रुपेंद्र खेरा जी, हम्म, जिनको हम स्वामी ध्यान स्वरूप जी। के नाम से संबोधित करते हैं, उन्होंने, मैं उनके यहाँ अपना मोबाइल सुधरवाने गया था। अच्छा। वो आईफोन का हाँ, उनका शॉप है, तो नया भी सामान बेचते हैं और मित्रता में सुधार भी देते हैं। तो उनने कहा कि मेरा
थियोसॉफी में जुड़ाव है, और आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आप हमारे लिए एक सही सदस्य साबित होंगे। तो मैं कोई 5 साल पहले संस्था से जुड़ा, और मेरे झुकाव को देखते हुए मुझे उपाध्यक्ष और सचिव और 2 बार अध्यक्ष रहने का मौका मिला। अभी वर्तमान में इस सत्र में मैं अध्यक्ष हूँ, और हम अपनी एक स्मारिका निकालने की कोशिश में हैं, जिसमें हमारे इस कार्यकाल का उल्लेख हम करेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। मतलब बहुमुखी प्रतिभाएं आपके पास में है। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी, फिर चित्रकला हमने आपकी देखी, एक अच्छे चित्रकार, अच्छे पेंटर, जिसमें कई भावों को आपने प्रकट किया हुआ है, और भाव भी ऐसे हैं जो विरले होते हैं। मैंने भी एक देख रहा था, एक बच्चे की फोटो माँ गोद में ली, और बच्चे की जो स्माइल आपने कैद की है जी, वह कैद दुर्लभ होती है। बहुत ही अपील। और एक फोटो देखी आपकी वहां पे, कोई आप नाम डाकू सिंह क्या था उसका, दापू सिंह डाकू सिंह राजस्थान के का वो जो बहुत अच्छे फोटो, संगीतज्ञ हैं। हाँ, उनकी फोटो में देख रहा था। उसमें आपने जो क्या चेहरे उकेरा की है, बारीकी। चेहरे की बारीकियां, उसमें दाढ़ी के बाल तक और बहुत दांतों को जिस तरह से आपने किया, लगता है कि वो सजीव खड़ा हो रहा है। जी, तो यह भाव भी आपने प्रकट किया। आपकी किताबें हमने पढ़ी, जैसे शकुनी जैसे किरदार को आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो, और भी आपकी जो कविताओं के संकलन हैं, और अब अध्यात्म की, और आपकी जो बातें ले जाती हैं अध्यात्म की हैं, एक व्यक्तित्व के अंदर में अब ये समझ में आता है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला है। अग्रवाल सर, जो नरेंद्र जी ने आज आपके जीवन वृत्त पर बहुत गंभीर चर्चा की, और नरेंद्र जी के साथ ये बड़ी विशेषता है कि वो व्यक्तित्व के आंतरिक पहलू को अच्छे से उभारते हैं। उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को नरेंद्र जी बाहर लाते हैं, और इससे उनका उद्देश्य ये है कि मंथन और चिंतन से व्यक्तित्व के बाहर अंदर की ऊर्जा जो है आम दर्शकों को मिले। तो नरेंद्र जी का ये साक्षात्कार लेने का तरीका बहुत अभिनव है और बहुत ही अच्छा है। इससे हो क्या रहा है कि टॉक विथ ए पर्सनालिटी, जब एक पर्सनालिटी से हम बात करते हैं तो उसके बहुआयामी गुण धर्म बाहर आते हैं। तो नरेंद्र जी ने जो प्रयास शुरू किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, और आपके सभी पहलुओं को उन्होंने आज कवर किया है। मैं एक सवाल करके आज की इस आपकी चर्चा को नरेंद्र जी विराम देंगे अंतिम प्रश्न पे, पर उसके पहले मैं कुछ ये जानना चाह रहा था कि धर्म और अध्यात्म की चर्चा आपने मेरे सवाल पर एक विस्तृत रूप से की थी कि धर्म, अध्यात्म और आस्था जो है वो हमको जीवन में संस्कार में मिलता है। आपके जीवन में इनर एनर्जी के रूप में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में कितना सहायक रहा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि अध्यात्म और संस्कार और धर्म के प्रति लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आपकी आंतरिक ऊर्जा कितनी प्रभावित हुई कि ये रिचुअल के रूप में रह गए आपके जीवन में? नहीं, देखिए, एक जीवन को आप जब गढ़ते हैं, चाहे अपने बच्चों को संस्कार दें या अपने को खुद को संस्कारित करते हैं, तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जोड़ते हैं। जो अध्यात्म है या धर्म है, जो नैतिकता की बातें हैं, इनको जब आप अपने में ऐड करते हैं तो आपकी एक बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जी। और जो उसका अच्छापन है, जैसे पेड़ को कोई खाद मिल गई हो, जी जी, उससे जो वो लहलाता है, ये उस तरह काम करता है। वाह, बहुत तो अच्छा। इससे जो चीज़ आपको आती है हाथ में, और आपको जीवन में जो आपका एक फैब्रिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आप किसी भी जगह अपने आप को अधूरा नहीं पाते। तो ये एनर्जी ही है जो इससे मिलती है। बहुत मैं अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक तो आपको भी आज के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको पांडे जी से बुलाया, और मैं इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको इस टॉक शो के लिए आप लोगों ने चुना और मेरे साथ इतना समय बिताया, तो मैं इसके लिए भी आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। शकुनी के पात्र पे जी। नरेंद्र जी की जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो, मैं भी चाह रहा था कि नरेंद्र जी जो सवाल पूछ रहे हो क्या और अंतिम सवाल शकुनी पर पूछना चाहते हैं, ताकि मैं भी संतुष्ट हो सकूं। नरेंद्र जी से आग्रह करूंगा। मैं सबसे पहले तो पर इतना महान नहीं हूँ कि मैं किसी के व्यक्तित्व को निखार सकूं। बस जिज्ञासाएं रहती जी। हैं, जिस व्यक्तित्व को जानना, समझना और पढ़ा, तो जब इनकी किताबें पढ़ी ना, या जो भी मेरे सामने आते हैं, तो जो उनके बारे में सुना रहता हूँ, तो सोचता हूँ कि उनके बारे में और जानूं। बहुत अच्छी बात। तो बस उसी चीज़ को मैं जानने की जिज्ञासा में लगता है कि मैंने उनके अंदर तक घुसने की कोशिश हो जाती है। बहुत ही अच्छा। घुसता हूँ, अनजाने में हूँ, जानबूझ के नहीं घुसता हूँ किसी के भी इसमें। जी, जी। तो
अब मैं वापस आता हूँ चर्चाओं में, क्योंकि आपसे हर पहलू में बात हो गई। हमने आपके एकेडमिक की बात की, आपके प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में बात किया, हमने आपकी चित्रकला, आपकी हॉबी, आपकी लेखन शैली को देखी, भावनाओं को समझा, अध्यात्म जैसे विषयों में भी आपकी बातें आई। मैं फिर लौटूंगा वहीं पे जो आपका किताब का जो केंद्र बिंदु रहा है, तो मैं वहीं फिर पहुंच रहा हूं कि एक पुलिस ऑफिसर शकुनी के किरदार को इतनी अच्छाई से कैसे उभार पाता है, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो उसके आजू बाजू अच्छे लोग नहीं होते। जी जी। तो क्या शकुनी इसीलिए पसंद आ गया एक पुलिस ऑफिसर को? नहीं, पसंदीदा की बात नहीं है। आप कोई भी बात कहते हैं, हाँ कोई प्रतीक आपको लेना पड़ता है जी। कि उसको केंद्र में रख के आप कोई बात कहें। जी। एक तो मेरा पेशा कुछ 30 साल तक ऐसा रहा हाँ कि जिसमें बदमाशों का अन्वेषण करने का एक स्वभाव बन गया है। बिल्कुल। तो जीवन में जो भी लोग मिलते हैं तो एक अन्वेषक दृष्टि लेने अंदर स्वाभाविक रूप से बन जाती है। ये पात्र भी कुछ इसी तरह से वैसे तो सपनी मामा को बच्चे सभी जानते हैं, मैं भी जानता था, जी। पर मैं जो ये जो आपको मैंने परिस्थितियाँ पहले बताई, उनमें जब मैं इसके नज़दीक गया तो मैंने इसको एनालाइज किया और आज की सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की कि वो एक बड़ा किरदार था, लाइमलाइट में था। अपने भीतर भी सोसाइटी में भी बहुत से शकुनी घूमते हैं। आज के पड़ोस ठीक है। में भी शकुनी है, परिवार में भी शकुनी हो सकता जी है। जी जी। तो उन लोगों की अपनी एक कहना चाहिए फितरत होती है, जी जी। किन कारणों से बनती है वो अलग अलग हो सकते हैं। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जजमेंटल मत होइए। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या काम कराते हैं, किसी के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है या किसी ने मिलवाया, तो एकदम कोई धारणा मत बनाइए। किसी जगह कोई आके रहता है, पड़ोस में आ गया, किसी ने कुछ बता दिया, आपने एक धारणा बना ली। जी हाँ। क्यों कि किसी ने बता दिया तो आप मान गए। तो शकुनी को जो एनालाइज किया कि क्या ये वास्तव में इतना ही बड़ा खलपात्र था या इसके पीछे कोई कहानी है। तो कुछ कहानी जो मिली जी। जैसी भी थी, वो मैं दावा नहीं करता कि वो कोई आध्यात्मिक दृष्टि से या कोई इतिहास की दृष्टि से एक स्थापित तथ्य है। सारी आपकी तरह ही मेरी भी जानकारी है। बिल्कुल। उस तरह से उसको खोजा, जो कुछ मिला मैंने किताब में उसको एक अच्छे कथानक में पिरो कर चलिए मैं एक और लेता हूँ। महाभारत के जब किस्सा पढ़ते हैं तो आपने कहा शकुनी मामा को सब जानते हैं, मामा और भी थे वहाँ पे, मामा कंस भी था, मामा शल्य भी था जी। पर जब मामा का नाम आता है तो नाम शकुनी का ही आता है। तो अब शकुनी के किरदार के माध्यम से किशोर अग्रवाल जी पूर्व आईपीएस क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? युवाओं को। हाँ, वैसे बात। ये भी बहुत। वो जो मामा थे हाँ उसमें कंस को तो हम छोटा नहीं कह सकते जी। क्योंकि कृष्ण का उत्तरार्ध जो है उससे बंधा है। शल्य का जो है वो एक छोटा किरदार था उसकी। हाँ। हालांकि भूमिका लास्ट में महाभारत के दिनों काफी में बड़ी काफी युद्ध बड़ी में है। थी। बिल्कुल। युद्ध में थी। उनकी अपनी एक भूमिका थी। शकुनी ने ये खुद भी महसूस किया, मेरे उपन्यास में बात आई है कि वो अपना एनालिसिस करता है कि वो हंसता मुस्कुराता संवेदनशील राजकुमार जो किसी से लड़ता नहीं था और अपनी बहन के अंधेरे को दूर करने के लिए जो छोटे छोटे जुगनुओं को इकट्ठा करके उसके कमरे में प्रकाश भरता था, वो धीरे धीरे कैसे बदलता जा रहा है। वो जो चीज़ सोचता था करता था उसकी आवृत्ति उसके चेहरे पे छपने लगी थी और धीरे धीरे वो एक कुटिल व्यक्ति के रूप में दिखने लगा, बनने लगा। वो खुद भी अपने आप को पहचानने में असमर्थ हुआ और उसको इतिहास ने भी नहीं पहचाना। अब कहने वाली बात जो है समाज से वो ये है कि जहाँ भी स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा वहाँ महाभारत होगा। महाभारत कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा, ये अदृश्य प्रश्न हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। परंतु स्त्री की अस्मिता उसको कमतर आंकने की
जहाँ भी कोशिश होगी होगी वहाँ वहाँ पे महाभारत होगा। बहुत और अच्छा, वहाँ शकुनी जन्म लेगा। बहुत अच्छी बिल्कुल बात, सही, बहुत ही अच्छी। अगर गांधारी के साथ हम्म, ये अन्याय हुआ अनवांटेड नहीं होता जी तो महाभारत की नींव नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, बिल्कुल। द्रौपदी लाइमलाइट में आती है, बिल्कुल। परंतु द्रौपदी के बहुत पहले हम्म, और गांधारी के भी बहुत बहुत पहले पहले। जब काशी में काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को विवाह के लिए चित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए भीष्म ले आते हैं, हाँ, हरण करके ले आते हैं। नींव वहाँ भी पड़ गई नहीं वहीं से पड़ी थी और दोबारा रिपीट हुई गांधारी के गांधारी विवाह के में, राइट। और तीसरी बार रिपीट हुई द्रौपदी द्रौपदी के के समय। बहुत तो अच्छी पहला तो ये संदेश है स्त्री की कि अस्मिता, स्त्री की अस्मिता से खिलवाड़ जब भी होगा और जो जो उसमें सहभागी होंगे वो महाभारत वो सारे मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सही, बहुत सही। आज के समय में जो बहुत लोग- प्रासंगिक। दूसरी बात, हम्म, आप अपने कृत्य को कितना भी जस्टिफाइड कर लें, हम्म, आप उसको औचित्यपूर्ण ठहरा सकते हैं हम्म, और कई बार हमें लगता भी है कि शायद वो ठीक कर रहा है, हम्म, लेकिन जब भी आप अपने प्रिय जनों को, बंधु बांधवों के हितों को त्याग करके उनको अपनी शतरंज का मोहरा बनाना चालू चालू करते करें। हो, महाभारत तब तक शकुनी होगा। आएगा, तब शकुनी आएगा। महाभारत फिर होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। ये लोग मारे जाएंगे और शकुनी जन्म लेते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को अगर समझते हैं हम, हम्म, किताब कोई संदेश दे पाती है हम्म, तो समाज के लिए 3 संदेश मैंने देने की कोशिश की है। जी अब मैं कितना इसमें सफल होता हूँ, पढ़ने वाला कितना चैतन्य है, इस पे भी निर्भर है, और ये भी संभव है कि मैं वो चीज़ लिख पाया नहीं लिख पाया। जी कुछ दिनों के एनालिसिस के बाद जब मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं कुछ कह पाऊँ। बहुत अच्छी बात। तो चलिए मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद थे किशोर अग्रवाल जी, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, एआईजी से रिटायर हुए थे, डीआईजी से रिटायर हुए हैं आप छत्तीसगढ़ में। इनकी आज हमने कई प्रकार की पहलुओं को छूने की कोशिश की। सबसे खास बात ये कि ये एक ऑफिसर जो हमेशा कड़क कहा जाता है, जिसको आकर्षण वर्दी को देख के आप भी हुए थे, लेकिन उसके अंदर में एक सहृदय व्यक्ति बैठता है जो संवेदनाओं को के साथ जीना जानता है। वो इस किताब के अंदर में आपको दिखाई देगा, जिसे खलनायक के रूप में पूरे इतिहास में परोसा गया। उसके मनोभाव को, उसके दुख को, उसके पश्चाताप को भी आपने बड़े बखूबी से उतारने की कोशिश की और समाज को एक संदेश पहुंचा दिया कि जब जब आप नारी का अपमान करेंगे, जब जब आप उसे पीड़ा पहुंचाएंगे, तब तब शकुनी आएगा और तब तब महाभारत होती रहेगी। तो युवाओं को संदेश दे रहे हैं आज हम लाइफ कैंपस के इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप नारी का सम्मान करते रहिए और अपना सम्मान बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ इसी टॉक शो में, जिसका नाम है लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नमस्कार।